जब इस तरह की चर्चा होती है तो जनता को इस तरह की एकेडमिक बहस से ज़्यादा रुचि नहीं होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की एकेडमिक बहसों से ही देश की नीतियों का निर्धारण होता है। जनता को तो इसमें भी रुचि नहीं होती कि कौन हमारे पे शासन कर रहा है, कौन रब हमें कहानी। अंग्रेज़ों के लिए जो क्लर्क बन के, बाबू बन के, पुलिस वाले बन के, सिपाही बन के, दरबान बन के काम कर रहे थे, वो भी तो भारतीय ही थे ना। जनरल डायर की गोलियां जब चल रही थी तो डायर अकेला वहाँ खड़ा था, बाकी तो भारतीयों पे गोली चला रहे थे। तो जनता को मतलब नहीं होने के बावजूद नीतियों पे चर्चा बहुत जरूरी कि नीतियों से देश चलता है। जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तब भी शायद बचे हुए जो 25-30 करोड़ भारतीय थे उनको उससे मतलब नहीं था, लेकिन उन 25-30 करोड़ भारतीयों में से ही लाखों लोग बंगभंग के समय पे वंदे मातरम का गाना गाकर बंगभंग का विरोध कर रहे थे। न उसमें कोई हिंदू था, न मुस्लिम था, न अगड़ा था, न पिछड़ा था। हम अगर इन तथ्यों को परे रखकर इस तरह की बहसों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश करेंगे तो वो चाहे 75 साल बाद सही, चाहे 7500 साल बाद सही, वो कंकाल निकलेंगे अलमारी से। क्योंकि हम उन कंकालों को धकेलने की जो कोशिश कर रहे हैं वो साजिश है। उसको निकालने के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा, और मैं उस राजनीति को परे रखता हूं। मैं तो कहता हूं कि ये जब बहस सारी हुई राजनीति से प्रेरित है। संसद में जो होता है वो राजनीति से ही तो चुन के जाते हैं ना। कोई संत चुनते हैं, मठाधीश चुनते हैं, अखाड़े वाले परिषद वाले चुनते हैं क्या नेताओं को? जनता ही चुनती है। और जनता किस तरीके से चुनेगी इस पर बहस हुई। चुनाव सुधार जो होगा वो जनता किस तरह से, लेकिन जनता तो जो लागू कर दिया जाता है उसको अपना लेती है। जनता के पास न आक्रांताओं से लड़ने का समय था, न अंग्रेजों से लड़ने का समय था। नेताओं ने दिशा दिया और वो लड़ने लगे। इसी तरह जनता के पास तो अपनी छूटी हुई फ्लाइट के पैसे मांगने के लिए उपभोक्ता फोरम में जाने का भी समय नहीं है। तो क्या नीतियों पे बहस नहीं होगी इस देश में? होगी। इसलिए होनी चाहिए कि देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था वो केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था। वो अपनी पुरानी पहचान, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता की जो चिन्ह है खोए हुए, उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और वो खोए हुए चिन्ह अगर बंकिम बाबू की उन पंक्तियों में मिल गए तो पूरे देश ने उसमें एक स्वर से गाया। और अगर जिन्ना चाहते थे कि ये पंक्तियां ना हो तो जिन्ना पाकिस्तान में तय करें ना जाके कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। जिन्ना के तय की वजह से हिंदुस्तान चला, ये देश की गलती है। जिन्ना के कहे हुए से हम डर गए, ये हमारी गलती है। जिन्ना ने जिस तुष्टीकरण के विष बीज बोने की कोशिश की, उन विष बीजों का शिकार हम हो गए, ये हमारी गलती। और उन गलतियों पर सबको चर्चा करनी चाहिए संवेद स्वर में। अब हम वहां से इतने आगे निकल चुके हैं कि अब तो इसको राग को छेड़ना ही बड़ी गलती होगी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि सदन में विपक्ष में से भी कोई वंदे मातरम का विरोध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? जनगण मन के जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं वो बताए राकेश जी ने, लेकिन हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं। ये इस देश की खासियत है। वो पंचम के लिए लिखे गए या नहीं लिखे गए उसके विवाद में पड़े बगैर आज सब जगह राष्ट्रगान बजता है और लोग खड़े हो जाते हैं। और हमने उसका जैसे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कि नहीं नेहरू की वोटिंग का ये मतलब और पटेल की वोटिंग का वो मतलब और प्रधानमंत्री तो इलेक्टेड नहीं होता और अध्यक्ष इलेक्टेड, ये सारा इंटरप्रिटेशन का खेल है। लेकिन इन इंटरप्रिटेशंस की आड़ में सत्य नहीं छुप सकता। और जो सत्य की छुपाने की कोशिश करेगा वो आज दबा लीजिए, चुनाव जीत लीजिए, चुनाव हार जाइए, दंगे फसाद कर लीजिए, सत्य वहीं खड़ा रहेगा। एक चीज मैं और चाहूंगी सर, एक बीजेपी के नेता, मैं उनका नाम मिस कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हो सकता हो कि वो चीजें हो गई, पर जब नेहरू के हिस्से चीजें आई तो उसे ठीक किया जा सकता था। वो व्यवस्था अभी ठीक नहीं होती। अमित शाह ने भी उस ओर इंगित किया कि वंदे मातरम जब बजता है सदन में कार्रवाई के बाद तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो उठकर चले जाते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी उन सारे स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो इस तरह की विचारधारा के पक्ष में थे। और ये जो बातें हो रही थी वो 27 लोग अगर चाहते थे कि लौह पुरुष बने तो वो क्यों चाह रहे थे भाई? या तो अखंड भारत रहता जिसमें कोई पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नहीं होता और अखंड भारत होता, और हमको ये समझ में आ जाता कि ये अखंड भारत वो नहीं है जो अंग्रेज आने के पहले का था। तो हमको इस अखंड भारत के लिए कई सारे तुष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए अब जो नया भारत बनने जा रहा था वो लोगों को समझ में आ रहा था ना कि अगर उस भारत में भी हम भारत की सांस्कृतिक विरासत को, उसकी जड़ों को, सभ्यता संस्कृति के चिन्हों को नहीं संजोएंगे तो हम किस तरह का भारत बना देंगे? हमारे पास अलग क्या है? हमारे पास एक्सक्लूसिव क्या है राष्ट्र के रूप? हम अमेरिका नहीं है ना कि कई लोग आके बस गए और राष्ट्र बन गए और 200 साल के पीछे का तो इतिहास ही नहीं है। हम तो वो हैं कि तक्षशिला नालंदा जल जाने के बाद भी हमारा एक 19 साल का युवा 2000 श्लोकों को कंठस्थ करके गा देता और हमको पता लगता है कि किताबें जलने के बाद भी ज्ञान क्यों नहीं जला। रिकॉर्ड। हाँ। और उस ज्ञान को कोई गर्व से कहता है तो उसको आप जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ढकेलने की कोशिश करते हो ना, मेरा वहां विरोध है। सिर्फ वहां गर्व होना चाहिए। वो गौरव का गान है, वो गौरव का क्षण है। उस हिंदुस्तान को जब जब पीछे धकेलने की कोशिश होगी
मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, राजनीति आप खूब कीजिए, लेकिन जिस हिंदुस्तान से वेद की ऋचाओं के स्वर गूंजते हैं उसको पीछे धकेलने की, उसके इतिहास को इन्फीरियर, हानिकारक, साजिश, दबा हुआ बताने की जब जब कोशिश होगी तब ये स्वर फिर से उठेंगे, आप चाहे कितना ही दबा लीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।